बिल्कुल महिमा, और जिस तरीके से कहा जा रहा है इतने दिनों तक कैंपेनिंग हुई, डोनाल्ड ट्रंप क्या लोगों के मूड को भाप पाए? क्या वो जो जनता के बीच जब उतरे तो क्या जनता के जो तमाम मुद्दे हैं वो उन पर सटीक बैठ पाए, या कमला हैरिस बाजी मार जाएंगी? रिपोर्ट देखिए आप। अमेरिका में लोकतंत्र का संग्राम, कमला को मिलेगी सत्ता की कुर्सी। या चलेगा रिपब्लिकन का ट्रम्प कार्ड। Place with wonderful people. They really are proud. दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र कहे जाने वाले अमेरिका में चुनाव अब दहलीज पर आ गई है। आज मतदाता अपने लोकतंत्र की शक्ति का इस्तेमाल कर अमेरिका के सबसे बड़े नेता का चुनाव करेंगे। क्या लोग दोबारा ट्रंप को चुनने वाले हैं, या फिर कमला के हाथ में अमेरिका का न्यूक्लियर बटन होगा? अमेरिका में बीते करीब 6 महीने में चुनाव में गजब का बदलाव हुआ। एक समय राष्ट्रपति पद की रेस के लिए ट्रंप और जो बाइडेन आमने सामने थे, लेकिन जो बाइडेन की याददाश्त को लेकर कई सवाल उठने लगे। वो होने वाली घटनाओं के साथ लोगों के नाम तक भूलने लगे थे, और इसे लेकर वो काफी आलोचना के शिकार भी हो रहे थे। बाद में डेमोक्रेट्स ने उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को ही अपना उम्मीदवार बना लिया। उसके बाद से अब ट्रंप और कमला हैरिस के बीच सीधी जंग होने लगी है। खैर, अब चुनाव है तो मुद्दे तो हावी होंगे ही। इस बार के मुद्दों के लिस्ट में गर्भपात कानून, अप्रवासी, धार्मिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट के तनाव को लेकर भी ट्रंप लगातार बाइडेन सरकार की आलोचना किए थे। अब अगर देखा जाए कि दोनों उम्मीदवारों के नाम कई नामी लोगों ने भी मुहर लगा दी है। जहां कमला हैरिस को सेलिब्रिटीज का समर्थन खुले तौर पर मिल रहा है, लेकिन इन चुनाव में उद्योगपति एलन मस्क ट्रंप के साथ खड़े हैं। अमेरिका के सबसे अमीर और सबसे बड़े उद्योगपति एलन मस्क, जिन्होंने ट्रंप को खुलकर सपोर्ट किया है। 4 साल पहले जब चुनाव के दौरान जो बाइडेन ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला किया था, तो उन्हें भारतीय समुदाय और अश्वेत लोगों का जबरदस्त साथ मिला था। लेकिन इस बार यही देखना होगा कि क्या कमला अपने पुराने वोट बैंक को सहेज पाएंगी। उधर ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाई समुदाय के लिए आवाज उठाकर कमला हैरिस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी, लेकिन कई समुदाय हैं जो अब भी ट्रंप के आने से खुश नहीं हैं। ऐसे में इस बार का अमेरिका चुनाव किसके पक्ष में जाएगा, ये तो पता लगने में 24 घंटे लगेंगे, लेकिन चुनाव दिलचस्प होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, व्हाइट हाउस का बॉस कौन होगा, कमला हैरिस या ट्रंप? के लगातार सवाल बना हुआ है। आज चुनाव है, ये नतीजे बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले सर्वे क्या कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। स्विंग स्टेट, 7 स्विंग स्टेट्स है जहां पर किस तरीके से बढ़त मिल रही है ये आपको बता देते हैं। नॉर्थ कैरोलिना की बात करें, कमला के साथ 47.1% लोग हैं। इसके अलावा ट्रंप के साथ 50.5%, यानी कि ट्रंप जो है 3.4% से आगे चल रहे हैं। जॉर्जिया की अब बात कर लेते हैं। जॉर्जिया जहां 47.6% कमला के साथ लोग नजर आए हैं। इसके अलावा 50.1% ट्रंप के साथ, यानी कि सीधे सीधे आप देखिए ट्रंप को बढ़त मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। एरिजोना की बात कर लेते हैं। एरिजोना भी एक अहम स्विंग स्टेट है जहां पर देखिए 45.8% जो वोट प्रतिशत है वो कमला के साथ है। इसके अलावा 52.3% ट्रंप के साथ वोट बैंक जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ ये भी जानकारी यहां पर मिल रही है, एरिजोना में भी आप ट्रंप सीधे सीधे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नेवेदा को लेकर के। नेवेदा जहां पर 46.0% जो है कमला के साथ लोग नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ 51.5% जो वोट बैंक है वो ट्रंप के साथ है, यानी कि लोग जो है ट्रंप के साथ नजर आ रहे हैं। ट्रंप की बढ़त यहां पर देखिए 5.5% बनती हुई नजर आ रही है। अगर विस्कॉन्सिन की बात करते हैं, 48.6% जो लोग हैं। आस्था की डुबकी, जिहादी सोच पर बात। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर अब सुर्खियों में हैं। महाकुंभ को लेकर अखाड़े के सुझाव पर धीरेन्द्र शास्त्री ने मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ से अल्पसंख्यकों का प्रवेश वर्जित रखना चाहिए। महाकुंभ में उन्हें दुकान भी नहीं देना चाहिए। जो सनातन धर्म के बारे में नहीं जानता हो वह महाकुंभ में दुकान कैसे संचालित कर सकता है। जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है? हालांकि बाबा बागेश्वर ने साफ कर दिया है कि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। उनका मकसद सिर्फ अपने धर्म की रक्षा करना और उसकी पवित्रता को बनाए रखना है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम केवल अमानवीय कृत्य, थूक कांड करने वाले, पेशाब कांड करने वालों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ, इस दोहरी मानसिकता के खिलाफ हैं। भले ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयान को किसी धर्म के खिलाफ ना मान रहे हों, लेकिन उनकी विचारधारा के खिलाफ धड़े ने उनके टिप्पणी के खिलाफ मोर्चा खोलने में देर न लगाई। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही ऐसे फैसले को गंगा जमुना तहजीब के खिलाफ बताया। तो मैं समझती जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की, कहीं ना कहीं ये लोग इस सेकुलर फैब्रिक को कहीं ना कहीं तहस नहस करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संविधान के विरुद्ध बातें आज ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। ये अपने मन से, अपनी मनमानी से देश को चलाना चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर शुरू हुई सियासत निश्चित ही आने वाले समय में बड़ा रूप लेने वाली है, क्योंकि इस बार महाकुंभ में हिंदू संगठन भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। उनकी तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि महाकुंभ में दूसरे धर्म से जुड़े लोगों की एंट्री पर बैन लगाया जाए। साथ ही किसी दूसरे धर्म से जुड़े लोगों की दुकानें लगाने पर भी पाबंदी लगे। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जल्द ही इस मामले पर राजनीतिक जंग अब तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए बागेश्वर के गैर सनातनियों के नो एंट्री वाले फरमान के बाद घमासान भी मचा हुआ है और सियासत भी जमकर हो रही है। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ डिटेल्स महाकुंभ को लेकर दे देते हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व होता है, बहुत महत्व इसका माना जाता है। लाखों करोड़ों हिंदू जो है इसमें शामिल होते हैं, भीड़ यहाँ पहुंचती है। इसके अलावा महाकुंभ में स्नान का विशेष तौर पर महत्व होता है। ये माना जाता है कि जो स्नान कर लेता है महाकुंभ में, उसकी जो तमाम मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान जताया गया है। इस बार महाकुंभ में दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं, यानी कि यहाँ भारत से ही नहीं विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं महाकुंभ में शामिल होने के लिए। कई प्रमुख और धर्मगुरु इसमें शामिल होते हैं। तो देखिए लगातार ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन जो ये मांग है गैर सनातनियों के एंट्री पर बैन को लेकर के, इससे कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ है। अगली खबर के लिए महिमा का रुख कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात आगरा की करेंगे, क्योंकि कल एक खबर सामने आई थी कि MiG-29 लड़ाकू विमान आगरा में क्रैश हो गया। लेकिन गनीमत ये रही कि पायलट ने कूदकर अपनी जान बचा दी। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, आपको उस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आगरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एयरफोर्स का MiG-29 फाइटर जेट हादसे का शिकार हो गया। आसमान में आग का गोला बना फाइटर जेट MiG-29 ग्वालियर से टेस्ट फ्लाइट के लिए निकला था, जो कागारोल के सोगा गांव में चंद सेकंड में ही जमीन पर आ गिरा। जैसे ही विमान में आग लगने और जमीन पर गिरते हुए आसपास के गांव वालों ने देखा तो हड़कंप मच गया। लोग हादसे की जगह की तरफ भागे। वहीं विमान में जमीन पर गिरते ही आग धधक उठी और करीब 25 फीट ऊंची आग की लपटें उठने लगी। इतना ही नहीं, विमान में तेज धमाके होने लगे, जिससे हादसे की जगह पहुंचे गांव वालों में हड़कंप मच गया। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। मैं यहीं खेत में लग रहा था पास में, तो देखा सबसे पहले ऊपर से आवाज़ आई जोर से, और ऊपर जहाज क्रैश हुआ और घूमते घूमते नीचे आ गया। नीचे आते ही ब्लास्ट हो गया तेज से, बहुत तेज। ब्लास्ट होने के बाद हमारे यहाँ गांव के ग्रामीण जो भी निवासी हैं सभी लोग यहाँ पे आए, भीड़ इकट्ठी हुई, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आया और प्रधान जी भी आए, हमारे हाकिम 4। उन्होंने सब पुलिस प्रशासन को बुलाया, इन्फॉर्मेशन दिया। दरअसल MiG-29 टेस्ट फ्लाइट के लिए निकला था।
ग्वालियर से मिग 29 ने उड़ान भरी थी। तकनीकी खामी की वजहों से विमान में आग लग गई। जिस दौरान ये घटना हुई उस वक्त विमान में 2 पायलट मौजूद थे। दोनों पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को खुली जगह पर ले गए। दोनों पायलटों ने यहां पर खुद को इजेक्ट किया। दोनों पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं हादसे के बाद विमान का मलबा हादसे वाली जगह पर करीब 1 किलोमीटर तक फैल गया। विमान हादसे की जानकारी तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं हादसे की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर एयरफोर्स ने साझा की और बताया कि दोनों पायलटों ने सूझबूझ से न सिर्फ खाली जगह पर विमान को क्रैश करवाया, वहीं दोनों पायलट खुद को वक्त रहते विमान से निकालने में भी कामयाब रहे और हादसे से कुछ दूरी पर पैराशूट की मदद से लैंड किया। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। हालांकि हादसे की वजह का अभी तक भी पता नहीं चल पाया है, जिसके लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं मिग 29 बेहद शक्तिशाली विमानों में से एक है। दरअसल दुश्मन के विमान को देखकर 5 मिनट में टेक ऑफ करने की क्षमता मिग 29 में है। ये 2445 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भर सकता है। 1430 किलोमीटर तक दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। 18,000 किलोग्राम वेट कैरी करने की क्षमता मिग 29 में है। एक बार उड़ान भरने के बाद ये 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा की उड़ान भर सकता है। 1984 में रूस में निर्माण इसका किया गया था, जिसके बाद लगातार इसे अपग्रेड किया गया है। मिग 29 ने करगिल में भी 15,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तान की चौकियों को ध्वस्त कर दिया था। हालांकि मिग 29 भारत के काफी एडवांस फाइटर जेट में से एक है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से इसमें हादसे हुए हैं, तब से लगातार इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही इस हादसे को लेकर भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से बड़ी जानकारी। रिंग रोड पर भीषण हादसा हुआ है और इस हादसे को लेकर की ये बड़ी खबर मिल रही है आपको। साथ साथ बता दें, बेकाबू डीटीसी बस जो है वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से 2 लोगों को रौंदती हुई नजर आई। बेकाबू डीटीसी बस ने 2 लोगों को रौंदा है और ये दुखद हादसा, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे। टक्कर के बाद डिवाइडर से टकराई बस।